लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है वंटी कानडे। ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से। 1 सितंबर 1991, 4:55। और सवाल पूछा है, पता है क्या इन्होंने? श्रीमान ने सवाल पूछा है, मेरे घर परिवार वाले मुझे बड़ा परेशान करते हैं, तो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कर लो। मेरे साथ राजनीति ज्यादा होती है, तो अपने पास मंत्र का बल बढ़ा लो। इनकी कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति की कुंडली में पापक नहीं होते, शुभग्रह होते हैं। लेकिन व्यक्ति का जन्म शनिवार को हुआ है और दक्षिणायन में हुआ है। इस वजह से और साथ ही साथ जो लग्न का अंश है, ये इनको कई बार इनके व्यक्तित्व को कमजोर, जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा व्यक्ति नहीं होता है, जहां क्रोध करना चाहिए वहां शांत रहता है, जहां शांत रहना चाहिए वहां क्रोध करता है। और 2-3 बात और बताता हूं। शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो कुंठित हो जाता है, वफादार होता है, अनुकूल होता है, सौम्य स्वभाव का होता है, स्त्रियोचित होता है, कल्पनाशील होता है। इसके लिए जो राशियां होंगी वो वृश्चिक राशि, तुला राशि और मीन राशि अच्छी राशि होगी। अंक जो होगा वो 2 अच्छा है, 11 अच्छा है, 20 अच्छा है, 29 अच्छा है। मतलब क्या है कि ये तारीख 2, 11, 20, 29 और 2 अंक अच्छा है। सोमवार का दिन जातक के लिए बड़ा लाभदायक होगा। ये कर्क लग्न की कुंडली है जो सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति हमेशा ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, एक होता है जैसे कि ऐसा खेल खेलना जो सुरक्षात्मक हो, एक ऐसा खेल खेलना जो हिम्मत से रख करके आगे बढ़े, रिस्क लेकर के आगे बढ़े। तो ये कहने का मतलब है कि लग्न के अधिपति चंद्रमा जाकर के उच्च के होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं और उस लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाने से ये दृष्टि इस कुंडली के लिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए कमजोर होते हैं। अष्टम और सप्तम के अधिपति मारक हो जाते हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर करना, तो उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह उसे देख नहीं रहा और गुरु उससे केंद्र में है। इसका यह मतलब जरूर हो जाता है कि व्यक्ति के पास अपना बल सकारात्मक ज्यादा है। आप इसको निकाल लो, आपके पास पॉजिटिव फीलिंग तो है ना, कम से कम दूसरा नहीं दे रहा है कि आप अच्छे हो, पर आप खुद का अपना मान तो बढ़ाते रहो। कम से कम खुद का इमोशन और खुद का मोशन तो कंट्रोल कर सकते हो। व्यक्ति को अपने आत्मबल पे काम करना चाहिए कि मैं ठीक हूं और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आपका आत्मबल जब कमजोर होता है तो निसंदेह आप कमजोर हो जाते हो। और इस कुंडली की समस्या ऐसी हो सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में, इस पे जरा गौर करना, इसके आगे केतु बैठे हैं और इसके पीछे कोई नहीं। तो चंद्रमा जो है वो उच्च का है, पापक नहीं है, शुभग है, लेकिन उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होने से वो विक्षिप्त हो रहा है। और गौर करो तो उस भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि बन रही है वो चंद्रमा वहीं खुद बैठे हैं और उसके अधिपति शुक्र उससे केंद्र में बैठे हैं। यानी कि व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये प्राप्त होने का भाव है ना, एकादशवां भाव प्राप्त कराता है और दूसरा भाव भी प्राप्त कराता है। तो पंचम भाव के भी अधिपति पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं। एक अलग सा ग्रह शुक्र बैठा है जो वहां पे थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी निर्धारित करेगा या उनका निर्माण करेगा। वो जन्म कुंडली में सुख का अधिपति है। पर एक बात बड़ी गंभीर है कि यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं, जो यहाँ पे प्रतिकूल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं। उनके जस्ट अगले भाव में 6 नंबर की राशि बनी है जो शुक्र की नीच राशि होती है। तो ग्रह अगर जब नीचाभिलाषी हो जाता है, यानी कि उसके जस्ट आगे उसकी नीच की राशि, अब उसका जो गोचर होगा वो नीच की तरफ होगा। तो कहने का मतलब क्या है? लेकिन ये शुक्र जो बैठे हैं वो माता भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। यानी कि व्यक्ति को माता से, व्यक्ति को संतति से, व्यक्ति को पत्नी से, व्यक्ति को चल अचल संपत्ति से, इन सब चीजों का और व्यक्ति को धन से लाभ रहेगा। बात समझ में आ रही है बंटी जी? लाभ है क्योंकि धन का अधिपति धन भाव में बैठा है अपने परम मित्र के साथ, जो कौन है? तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और 6ठे भाव के अधिपति। लेकिन वो चूंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति जो शुक्र हैं, वो रोग भाव के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं और राहु उनको देख ले रहे हैं, राहु की नवी दृष्टि पड़ जा रही है। इसका मतलब है ये कि व्यक्ति धार्मिक तो होगा और कई चीजों में अपना ध्यान और
चिंतन मनन करना, सबका सम्मान करना, आदर करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, कम पढ़ाई करना, क्योंकि गुरु पे राहु की दृष्टि है तो कई बार बड़े जनों का आशीर्वाद ना मिलना। लेकिन द्वितीय भाव के अधिपति राहु द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ जा रही है वो व्यक्ति के कुटुंब, ये कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव। तो यहां का अधिपति यहीं बैठा और रोगेश और शत्रु भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से तो वो किसको किसको परेशान कर रहा है एक्चुअली, तो ये चतुर्थ स्थान के अधिपति को यानी कि माता को भी परेशान कर रहा है, माता के सुख को भी परेशान कर रहा है, माता को भी परेशान कर रहा है और कुटुंब जन पे देख रहा है तो इसको भी परेशान किया। क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति के साथ अगर जाएंगे तो परेशान करेंगे। अब जरा एक बात और बता दूं कि व्यक्ति जो होता है वो कई बार ईर्ष्यालु हो जाए, उसके मन में कई बार गलत अवधारणाएं भी बन जाती हैं। मैं ये बात कह सकता हूं, हो सकता है जैसे होता क्या है आमतौर पे कि अगर आपका मान लो एक ग्रुप रहा बच्चों का, 10 लड़के एक साथ रह रहे हैं, 10 लड़कों में से अगर मान लीजिए आपकी 2 लड़कों से झगड़े हो जाते हैं, आपका झगड़ा हो जाता है, तो अब आपके दिमाग में अगर आप दिमाग से कमजोर रहोगे या आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या आपका आत्मबल कमजोर है तो क्या होगा कि आप जब उसी छात्रावास में 10 लड़के जब एक साथ रहेंगे और आप जब अलग रहोगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, जरूर मेरे खिलाफ कोई बात चल रही है। ऐसी बात होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। ये दरअसल अपने दिमाग से निकाल दो। कोई आवश्यक नहीं है कि एक लड़के से अगर आपका झगड़ा हुआ है तो 9 बाकी भी आपके विपक्ष में ही जाएंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि वहां जो 9 लड़के बात कर रहे हैं वो आपके बारे में ही बात कर रहे हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो कई बार ये हमारी खुद के व्यक्तित्व के ऊपर भी ये बातें निर्भर करती हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को उपस्थित कर रहे हैं और हमारे मन की विचारों में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना होगा, मन को। पहली बात तो सूर्य की पूजा, और वैसे आपकी कुंडली में यहाँ पे चतुर्थ स्थान के अधिपति बैठे हैं तो माता का लाभ हमेशा मिलेगा। पर पिता भाव के अधिपति मंगल जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं, पिता जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि गौर करना उससे चतुर्थस्थ राहु बैठा है, उससे चतुर्थस्थ केतु। तो पिता भाव के अधिपति से केंद्र में कौन बैठे, समझने की बात है, ध्यान से इधर देखो। पिता भाव के अधिपति त्रिक भाव में बैठे, 2 स्थान में बैठे ना, और वो मंगल है पापक ग्रह, उस पे राहु की दृष्टि है। तो पिता भाव के अधिपति के ऊपर तो राहु की दृष्टि नहीं पड़ी, लेकिन पिता भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उस भाव के, वो जहां बैठे हैं उस भाव से केंद्र में राहु और केतु हैं। इस वजह से इस भाव को भी बल नहीं मिल रहा है, मतलब पिता का सहयोग नहीं मिलता है। और जब शनि मंगल का संबंध बन जाए ना, मंगल ने शनि को और मंगल ने राहु को नहीं देखा है, पर वस्तुतः जरा गौर करना तो उस मंगल से चौथे केंद्र में केतु और चौथे केंद्र में राहु ये बैठ गए, तो पिता भाव को कमजोरी मिली। दूसरी बात, पिता के कारक ग्रह सूर्य और अपने से जो बड़े लोग होते हैं, जो कुटुंबी होते हैं, उस भाव पे जरा देखो तो राहु का संबंध, और पिता भाव को भी राहु देख रहा है। इस वजह से भी कई बार पिता जो होते हैं वो नशाखुरानी के शिकार हो जाते हैं, या नशा करने वाले हो जाते हैं, या उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा शत्रुवत हो जाता है, क्योंकि वो उसी के जैसा बैठा है ना। दूसरी बात है, तो गुरु और सूर्य दोनों पिता के कारक होते हैं, इन दोनों के पास उनका स्वामित्व होता है, पर सूर्य से ही पिता का विचार किया जाता है। गुरु जो होते हैं हमारे बड़े भाई होते हैं, हमारे पिता होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। जो भी हमसे बड़ा है वो हमारा गुरु है, वो देवगुरु बृहस्पति है हमारी कुंडली में, और उस पे गुरु की स्थिति और उस पे राहु का प्रभाव। अब जरा गौर करना तो शनि की दृष्टि भाग्य पे, पितरों का आशीर्वाद यहां मिलता है, और इस भाव का अधिपति धन तो दे रहा है, व्यक्ति अपने बल पर धन तो कमा लेगा, लेकिन चूंकि शनि जो कि अष्टम और सप्तम के अधिपति इस कुंडली के लिए प्रबल मारक होते हैं, उसने जन्म कुंडली में भाग्य को देखा है, इस वजह से वो परेशान कर रहा है। भाग्य का लाभ है, तो हमें दरअसल करना यह है कि हमें भाग्य के कारक को मनाना है, देवगुरु बृहस्पति को मनाना है। तो उसके लिए हमें उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर मैं कुछ उपाय दूंगा। दूसरी बात कि यहीं पे अगर आप इस चीज को समझो तो जातक के ऊपर से अभी चल रही है राहु की दशा, तो भाई रे ऐसे भी तो राहु की दशा तो व्यक्ति को परेशान करती है, और ये छठे में बैठे हैं,
ऊपर से इस भाव के अधिपति जो होते हैं वो भाग्य भाव में गौण राशि बनी है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो अगर शुक्र के साथ युति करेंगे तो चतुर्थ और लाभ के अधिपति के साथ युति करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, तो शुक्र और गुरु का एक साथ बैठना व्यक्ति को कई बार घमंडी भी बना देता है। वो खुद भी क्षमा मांगने में विश्वास नहीं करता है, वो खुद भी नहीं चाहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो मैं कौन होता हूं, मैं भी बात नहीं करूंगा। ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। इस चीज से पहले बाहर निकलो, और जितना ज्यादा हो सके, मैंने तो कहीं बात पढ़ी थी कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो और अगर दोनों तनातनी में हो तो जो उनमें से पहले बातचीत करने के लिए पहल करता है उसका दिमाग और उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है, और वो नैतिक तत्वों के रूप में ज्यादा मजबूत भी होता है, और उसका नैतिकता का पालन करने वालों में उनका नाम आगे आएगा। मतलब वो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक ना बनाओ, क्योंकि सूर्य है तो कठोर कई बार बना देते हैं। धन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, और व्यक्ति की कुंडली में पढ़ाई लिखाई थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं, और वैसे भी ज्ञान के कारक के ऊपर राहु का प्रभाव है, जो कि प्रतियोगिता ऐसा पैदा कर देता है कि व्यक्ति को कुछ अच्छी स्थिति में न लेके जाए। मंगल इनकी कुंडली में अगर देख रहा हूं, या गुरु अस्त है, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में इस स्थिति में बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। तो व्यक्ति के पास भले शिक्षा ना हो, लेकिन उसके पास अनुभव है, तो वो छोटे से अनुभव को लेकर के ही कई बार बहुत बड़े महत्व की बात कर बैठता है, या कई बार वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा को रख करके आगे बढ़ता है, और अपने ही बल पे बिना किसी सहारे के अपने जीवन की नैया पार कर लेता है। रही बात दाम्पत्य की, तो यहाँ पे शनि बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य थोड़ा देर से शुरू होता है, पर दाम्पत्य है सही, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा देखिए केंद्र में बैठे हैं, और शुक्र बढ़िया बैठा है, खराब नहीं बैठा है। द्वितीय भाव में शुक्र धनदायक होते हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं और राहु उसको देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति धन भी बहुत बढ़िया कमाएगा। शुक्र और चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, पत्नी सुंदर भी मिलेगी और दाम्पत्य अच्छा भी होगा। दाम्पत्य देर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि यहां पे सूर्य बैठे हैं और उस पे राहु का प्रभाव है। देव गुरु बृहस्पति प्रतियोगिता पैदा कर रहे हैं, इस वजह से भी दाम्पत्य देर से शुरू होता है। लेकिन अगर हम यहां आते हैं तो यहां गौर करिए, सप्तम भाव के अधिपति यहां जो शनि बनते हैं वो लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली में लग्नेश बन रहे हैं, और यहां के अधिपति होकर के नीच के हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन कभी कभी करता है कि विवाह ना करूं, या कभी कभी वैराग्य आ जाए, या कभी कभी वो विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा विचार नहीं करता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, इस वजह से विवाह करना चाहिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ जा रहे हैं, जो कि दशम के अधिपति हैं, और निस्संदेह वो अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि यहां जा रही है। गुरु मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा, आपसे ज्यादा बेहतर आपकी पत्नी आएंगी। इस वजह से अगर मैं समझता हूं तो राहु में शुक्र आ रहे हैं जन्म कुंडली में 2022 के 11वें महीने में। आपकी आयु 1991 के हो आप, राहु में शुक्र 2022 के 11वें महीने में दशाओं के आधार पर अगर गौर करता हूं तो अगले वर्ष में, और गोचर के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर वृषभ राशि से देख रहा हूं तो 22 के बाद भी विवाह का योग है। इस वजह से, और 22 में भी और अभी भी विवाह का योग चल रहा है, तो अगर अभी कोई ऐसे रिश्ते आ रहे हो तो उनको आप ठीक कर सकते हो। और कहा जाता है क्या, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता, याद करो। तो इसमें है कि अगर एक अच्छा मुहूर्त मिल जाए तो निसंदेह आप 2022 में भी विवाह कर सकते हो। अगर गोचर में विवाह की स्थिति अच्छी न बन रही हो, और अगर लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में भी अगर आप गोचर कर देख रहे हो, तो यहां पे भी जो राशि बन रही है वो कुंभ की बन रही है, और सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा बन रहे हैं, पंचम के अधिपति वृषभ राशि के शुक्र बन रहे हैं, जो कि आ रही, तो नवमांश से भी विवाह का योग चल रहा है 2022 के 11वें महीने के बाद। अब विवाह करने के लिए तैयार तो हो जाओ। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आ रहा हो तो उसको लेकर के फाइनल कर दो, विवाह 2022 में कर लेना, एक अच्छा मुहूर्त देख करके, और अच्छे लग्न में, जब अच्छा लग्न बीत रहा हो। क्लियर है? पर एक बात पक्की गारंटी देके कहता हूं, दाम्पत्य खराब नहीं है, उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं तो मैं इसे मजबूत ही कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा। यहां पे गुरु की दृष्टि लग्न पे है, नीच की दृष्टि है, इस वजह से थोड़े बहुत कमजोरी के साथ देर से ही विवाह होता है, और कई बार व्यक्ति उसको लेकर के स्वतंत्र भी हो जाता है। दशमांश कुंडली में मंगल और राहु का प्रभाव, जहां मंगल नीच के, इस वजह से कर्म क्षेत्र देर से उजागर होते देखा जाता है, और कई बार उसको लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसिक निर्णय नहीं ले पाता है। पर मंगल और राहु यहां बैठे, और यहां के अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं, और ये मंगल लग्न कुंडली में योग कारक होते हैं।
मंगल इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट है, पर जन्म कुंडली में वो कमजोर हो रहा था। और दूसरी बात, नवमांश कुंडली में वो यहाँ पे शत्रु के घर में बैठ रहा है, जिसके अधिपति नीच के हो रहे हैं। इस वजह से वो मंगल संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो हमें बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बली की आराधना, क्योंकि यहाँ पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। और अगर हम बजरंग बली की पूजा कर लेंगे तो हमारा काम आसानी से बनता देखा जा रहा है। राहु की दशा है, गणेश जी के मंत्रों का जप और लाजवर्त धारण करने की आवश्यकता है। आपको लाजवर्त 2029 के अप्रैल तक धारण करनी चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर दूध, दही, खोया, मिष्ठान, मिठाई, चांदी, हीरा, आभूषण, बर्तन, तांबा, इन सब चीजों का कारोबार आप कर सकते हो। वस्त्र का कारोबार कर सकते हो। दूल्हा दुल्हन का जो कपड़ा होता है, जो उनका ड्रेस होता है, जो प्रायः जो विवाह के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, आप उनसे संबंधित कारोबार कर सकते हो। क्लियर हो रही हैं चीजें या ऐसे ही खाली? दूसरी बात है, दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो जाकर के धन भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। और यहाँ के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठ रहे हैं? जन्म कुंडली में शनि जो है वो धन भाव में। लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में, यहां गलती बोल गया था मैं। तो लग्न के अधिपति लाभ में और पंचम को देख रहे हैं जहां चंद्रमा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी कमजोर नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा देख रहे हैं। और ऊपर से जरा गौर करना, उससे पंचमस्थ बुध और सूर्य इस भाव को बल भी दे रहे हैं, यानी कि व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है दशमांश कुंडली में, क्योंकि उससे पंचमस्थ भाव, पंचम भाव बली है। दोनों सूर्य और बुध बैठे हैं ना, और मंगल और राहु। आप साहस इकट्ठा करो, उपाय जो मैं बताऊंगा वो आप कर लो, गारंटी देता हूं लाभ होगा, पक्की बात है, पर करना होगा। ये आपकी कुंडली है, जहां पे इस कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति मैं धन भाव की देख रहा हूं। माता से लाभ, धन भाव की स्थिति कुटुंब में होता रहेगा। और राहु की दशा में वैसे भी चीजें बढ़ जाती हैं, आपको राहु की दशा के बीतने का इंतजार करना चाहिए। और वैसे भी अगर इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति जब आएगी तो वो आएगी राहु में जब चंद्रमा आएंगे 2026 में, बहुत अच्छी स्थिति। और उसके बाद अगर और देखता हूं तो राहु में जब मंगल आएंगे 2028 में, तो आप प्रत्येक दिन मजबूत ही हो रहे हो, कमजोर नहीं हो रहे। ये राहु की दशा जा रही है तो कुछ लाभ भी देके जाएगी, ये बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि वो धनु राशि के बैठे हैं। उसका अधिपति भी तो उसे देख रहा है। राहु और गुरु का संबंध कई बार जब एक दूसरे से पड़ जाता है तो वो कई बार जाकर के मिले और हाथ से मिली हुई चीज को छीन लेता है। 90% तक काम बने और 10% के लिए काम बिगड़ जाए। तो अभी की दशा में किसी को देना मना है, किसी से लेना मना है, लेन देन का काम थोड़ा बंद कर दो और शारीरिक मेहनत ज्यादा बढ़ा दो। शॉर्टकट अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो, पर पैसे को लेकर के बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जो चीजें आपकी पुरानी है उसको आप रिवाइव करो, उसको बनाओ, नया ना खरीदो। और पुरानी मशीनें अगर हैं तो उसको बनाने का काम करो, उसको बना बना करके काम करो। और दूसरी बात, अभी किसी को भी देना नहीं है। और वैसे भी आपकी कुंडली में तो चंद्रमा अकेले बैठा है, हालांकि उससे केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस वजह से केमद्रुम जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात और कहूंगा, वो लाभ में उच्च के हुए हैं, व्यक्ति को संपूर्ण प्राप्त जरूर होगा, पक्की बात है। क्योंकि यहां पे अगर वो जन्म कुंडली में कुंभ के बैठे हैं और लग्नेश शुक्र से देखे जा रहे हैं तो कर्म क्षेत्र यहां भी खराब नहीं है। दशम स्थान में नीच के मंगल है, जिसके अधिपति अगर देख रहे हैं, गौर करें तो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो यह भी ठीक ही है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, बस व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ रही है। नवमांश कुंडली में अगर बात करते हैं, फिर से एक बार देख लूं तो लग्न के अधिपति शनि वो जाकर के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठ रहे हैं। और यहां पे चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना, ये बढ़िया है। सुंदर पत्नी के आने का योग यहां से भी देख रहा हूं। और दांपत्य अच्छा है, कमजोर नहीं है, लक्ष्मी संपन्न। यहां पे शनि बैठे हो तो व्यक्ति को आयु मिल जाती है। विलंब होता है हर काम में, ये पक्की बात है, क्योंकि शनि की दृष्टि कभी भी खराब ही होती है, अच्छी नहीं होती है। तो ये तो भोगना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य को कमजोर कर रही है, शनि की सातवीं दृष्टि जो है वो लग्न और व्यक्तित्व को कमजोर करी, वो अंधेरा डाल रही है, बेड़ी है वो। और उसके बाद 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है, तो व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का लाभ जरूर ही मिलेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखना छोड़ो, मत छोड़ो, वो है और वो रखना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की स्थिति के बारे में चर्चा कर दूं तो शनि सर्वाधिक षडबल में बलवान हो रहा है, ये इस वजह से भी कमजोरी दे रहे हैं कुंडली को। अगर एक पापक ग्रह या कमजोर कुंडली का एक ऐसा प्लैनेट जो कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, अगर वो षडबल में बलवान हो जाता है तो कई बार वो जातक की कुंडली के लिए कमजोरी साबित करने लगता है और कमजोरी देने लगता है। दूसरी बात है कि सबसे पहले तो सूर्य बढ़िया परिणाम करेंगे इस कुंडली के लिए। चंद्रमा मृतप्राय है, इस वजह से शिव जी की पूजा, शिव जी का दर्शन, शिव जी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए रविवार के रविवार या सोमवार के सोमवार। मंगल 25% का परिणाम, बुध 25%, ये भी
मंगल जो है वो कमजोर परिणाम कर रहे हैं, आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं ना, इस वजह से बजरंगबली की पूजा जरूरी है और उनका दर्शन भी प्रत्येक दिन निश्चित समय पे आवश्यक है। गुरु जन्म कुंडली में 50% से भी कम, तो देवगुरु बुध बृहस्पति और बुध ये दोनों 25-25 पे आ गए, और उसके बाद शुक्र भी 25%, इस वजह से भी विवाह कमजोर हो रहा है, क्योंकि सप्तम के कारक जो हैं वो जन्म कुंडली में सप्तम के कारक शुक्र वो किसके साथ बैठे हैं, गुरु के साथ द्वितीय भाव में। तो सप्तम के कारक जो है वो गुरु और सूर्य के साथ बैठे हैं और दोनों उनके बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से वो कमजोर भी हो रहे हैं। तो कारक कमजोर हुआ, अधिपति तो यहीं बैठ करके विलंब करा ही रहा है, वस्तुतः प्रत्येक दिन का आय ये दे रहा है, लेकिन अपने कुछ परिणाम जो उसके दृष्टि के होते हैं उस वजह से वो विवाह को विलंब कर रहा है। शनि 25%, ये भी मतलब सारे ग्रह जो हैं वो कमजोर 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 से हो रहे हैं, ये पक्की बात है, माननी पड़ेगी। और उसके बाद राहु और केतु अशुभ हो रहे हैं। 2-3 बात और कहूंगा। राहु जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है और ये नक्षत्र होता है शुक्र का, और वो शुक्र आपकी कुंडली का सुखेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, इस वजह से वो अशुभ हो रहा है क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं। पर एक बात कहूंगा कि उस राहु के ऊपर से गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और केतु भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ गौर करिए तो इससे केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, पर इससे केंद्र में मंगल बैठ करके इसके अशुभ प्रभावों को कमजोर नहीं वृद्धि ही दे रहे हैं, और वो मंगल को भी साथ ही साथ कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार उसके कैरियर में लाभ की स्थिति कमजोर हो जाती है या पिता का लाभ संपूर्ण नहीं मिल पाता है, ये बात मैं बता रहा हूं। पर राहु और केतु दोनों आपकी कुंडली के लिए अशुभ बने हैं, गणेश जी की पूजा जरूरी है, लाजवर्त धारण करना आवश्यक है, ये पक्की बात बता दूं। अब मैंने ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बताई है, तो इस कुंडली में मैंने कर्म क्षेत्र बताया, कौन कौन सा कारोबार करना चाहिए ये बताया, पिता क्यों कमजोर हो रहे हैं ये बताया, माता क्यों लाभकारी सिद्ध हो रही हैं ये बताया, कुटुंब जन से क्यों लाभ हो रहा है और क्यों नुकसान हो रहा है ये बताया। वो है ज्यादा क्योंकि यहां का अधिपति यहीं बैठा है, लेकिन नुकसानदायक क्यों, क्योंकि क्षत्रिय छठे भाव में बैठ करके राहु शत्रुवत होकर के आपकी कुंडली में कुटुंब को बना रहा है। और दरअसल वो कुटुंब है कौन, तो राहु है दादा, तो दादा शत्रु बनेंगे, राहु दादा और केतु नाना, तो राहु शत्रु हो जाते हैं क्योंकि राहु है वो देख रहा है। इस वजह से तो व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः आपका स्वभाव ठीक है, आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य नैतिक तत्वों का पालन करवाने वाले बनाएंगे। ये कर्क लग्न की कुंडली है, कल्पनाशील है। कर्क लग्न की कुंडली दरअसल निकृष्ट नहीं होती है, उच्चस्त होती है, बहुत बेहतरीन होते हैं इस कर्क लग्न के लोग, पर वस्तुतः वो कई बार हमेशा ही मनोरोगी बने रहते हैं, कल्पनाशीलता में खोए रहते हैं, और उनको हर बार ये डर ज्यादा लगता है राहु की दशा में विशेषतया कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। तो कहीं ये भी तो बात हो सकती है कि आप ही ऐसा सोच रहे हो कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है और होती ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं जरूर, पर गौर करना तो आपकी कुंडली में लग्न पे शनि की दृष्टि है जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं। अष्टम भाव क्या है, बहुत ज्यादा विचार करवाए। अष्टम भाव का अधिपति अगर जहां देखेगा वहां से ऐसी ऐसी चीजें निकाल करके लाएगा जहां व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, और कुछ ऐसी चीजों पे व्यक्ति का दिमाग ज्यादा चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, और जो नहीं सोचना चाहिए वो भी व्यक्ति सोच लेता है। तो ज्यादा सोचना बंद करो और विचार करना बंद करो। वर्तमान में जीना ज्यादा सही है आपके लिए, ज्यादा भविष्य को लेकर के, और ज्यादा अपने पीछे ये मत सोचो कि मेरे खिलाफ कौन राजनीति कर रहा है और कौन रणनीति तैयार कर रहा है, उसको रहने दो। जो उसका काम है वो कर रहा है, आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि डेली बेसिस का इनकम ठीक है। अगर आप उन लोगों के चक्कर में फंसोगे तो आपका ये भाव खराब होगा जो अच्छा बना हुआ है। ससुराल से धन मिलने वाला है, ससुराल में आदर मिलने वाला है, ससुराल से संपत्ति भी मिलती है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। अब तो सारी चीजें बता चुका हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।